भाग्यनगर या फिर हैदराबाद, क्या रास आया हैदराबाद की जनता को? टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के बारे में। क्या बीजेपी ने ओवैसी के किले में सेंध लगा दी है? क्यों हैदराबाद नगर निकाय का चुनाव भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज एडिटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट कुमार शक्तिशेखर। कुमार, इस चुनाव को आप, जो भाजपा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमको इसको देखना पड़ेगा 2016 से। 2016 का जो जीएचएमसी मतलब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था, टोटल 150 सीटें हैं। 150 सीटों में टीआरएस जो है वो 99 के साथ, हाँ 99 केसीआर की पार्टी, फिर ओवैसी की एआईएमआईएम, उनको 44 आए थे, 44 आए थे, और बीजेपी को मात्र 4 सीटें आई थी। ठीक है, उसके बाद आइए 2018 का असेंबली इलेक्शन। उसमें बीजेपी ने, वो टोटल 119 सीट्स हैं असेंबली में, बीजेपी को 100 सीट्स पे उनको डिपॉजिट उनका जब्त हो गया था। वो भी बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस। उसके बाद आया लोकसभा इलेक्शंस 2019 का, तो टोटल 17 सीट्स में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4 सीटें उनका बहुत बहुत अच्छा, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को केवल 1। हम एक चीज को तो मान के चल रहे हैं कि भाजपा की परफॉर्मेंस वहां पे हमेशा बहुत खराब रही है, लेकिन जिस तरह से इस बार यहाँ हैदराबाद नगर निकाय के चुनाव को जिस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया, राष्ट्रीय स्तर पे जो पहुंचा दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? वही मैं बता रहा था कि इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। तो जब लोकसभा में उनको 4 सीटें आई तो उनकी उम्मीद बढ़ी, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो अभी जो नवंबर में 10 नवंबर को जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी ने बाई इलेक्शन में टीआरएस के कैंडिडेट को हरा दिया दुब्बक में। और जो उसमें टीआरएस की वो सिटिंग एमपी की सीट थी, एमएलए की सीट थी, और असेंबली बाई इलेक्शन में बीजेपी ने उसमें जीत हासिल कर ली। वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक एनर्जेटिक वो उसमें हुआ। उसके बाद से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, और स्ट्रैटेजी में बीजेपी का जो हमेशा होता है वो पोलराइजेशन प्लस डेवलपमेंट, दोनों साथ चलाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो पोलराइजेशन क्या क्या हुआ, जो मेजर फैक्टर है पोलराइजेशन में, योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह खुद आए, और क्या क्या बातें की, और एकदम से उन्होंने भाग्यनगर वाला जो है, एकदम जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम चेंज किए, और जो भारतीयता और हिंदुत्व से रिलेटेड चीजें जो थी उसको उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, और जनता को एक मैसेज दिया कि जो ओवैसी की राजनीति है उसके एकदम ऑपोजिट उनकी राजनीति होने जा रही है, पोलराइज करने के लिए। योगी आदित्यनाथ जब गए वहां भाषण देने, तो उन्होंने बोला कि हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया, उसी तरह से हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे। तो भाग्यनगर क्यों? क्योंकि वहां पे भाग्य देवी लक्ष्मी टेंपल, भाग्य लक्ष्मी दर्शन करने भी अमित शाह जी गए। उसके बाद अमित शाह जब आए तो वो वहां उन्होंने दर्शन किया। तो ये सब सिंबलिज्म्स हैं कि मैसेज देने की कोशिश की। ठीक है। उसके बाद अमित शाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ के निजाम कल्चर को बदलेंगे, और जो मेजॉरिटी या बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने आप को यहाँ सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता है, उनका इशारा समझते हैं कि उन्होंने अपने जो उनका कोर वोटर है, हिंदू वोटर, उसको एक मैसेज दिया कि वो सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं होगा, उनको वो नहीं मानेंगे, वो ह्यूमिलेटेड फील, मतलब बेइज्जत फील नहीं करेंगे, और किसी का अपीजमेंट नहीं होगा। अपीजमेंट वहां मतलब किसका हो रहा है ये भी साफ जाहिर है, मतलब जो उनका मैसेज था। तो ये सब सिंबलिज्म थे जो कि काफी क्लियरली लोगों के पास मैसेज पहुंच गया कि अच्छा, बीजेपी अब जो लार्ज सेक्शन है उसके बचाव में है, उसके डिफेंस में है। एक तरह से जिस तरह से अगर इसको दूसरे भाषा में बोले, जिस तरह से ओवैसी बिहार में जाके अपने आप को मुसलमानों का एक्चुअल लीडर बताना, मसीहा बताना चाह रहे, उसी तरह से अमित शाह और
योगी आदित्यनाथ वहां जाके अपने आप को हिंदुओं का रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे थे। तो यही मैसेज उन्होंने दे दिया, जो मैसेज चला गया है, और वो मैसेज रिजल्ट में दिख भी रहा है। अच्छा, इसमें शक्ति, इसमें एक चीज, सबसे बड़ा लूजर कौन है? लूजर इसमें ओवैसी को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ओवैसी को लास्ट इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में 44 सीट्स थी, बट वो सत्ता में तो नहीं थी। सत्ता में नहीं थे, लेकिन उन जो हिंदूज अब तक बटे हुए थे, वहां कांग्रेस, टीआरएस और ओवैसी ने भी खड़े किए हैं सीट, कुछ सीटों पे हिंदुओं को सीट टिकट दिए, तो हिंदू बटे हुए थे। लेकिन बीजेपी के आने के बाद हिंदू कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स होगा, और हिंदू कंसोलिडेशन किसके फेवर में होगा? वो बीजेपी के फेवर में होगा। तो टीआरएस को भी लॉस है, कांग्रेस तो पीछे चली गई ऑलरेडी, कांग्रेस अब रेकनिंग में नहीं है, अब रेकनिंग में टीआरएस और एआईएमआईएम है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी से ज्यादा लॉस टीआरएस को है। क्यों, मेरा भी यही मानना है कि टीआरएस को जो उसका वोट बैंक था, जो उसकी राजनीति का आधार था कि डिफरेंट सेक्शन से वोट लेना, और साथ में जो मुस्लिम वोट जो ओवैसी को नहीं जा रहा है उसको ले लेना। अब हिंदू वोट अगर भाजपा के पास चला गया और मुसलमान वोट ओवैसी के पास चला गया, तो टीआरएस के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जैक्टली, टीआरएस वुड बी द बिगर लूजर। हाँ, और टीआरएस के पास जैसे साउथ के और स्टेट्स में क्षेत्रीयता का वो है, वो तेलंगाना में अभी क्षेत्रीयता का इतना ज्यादा राजनीति पे प्रभाव नहीं है, तो वहां पे बीजेपी का कार्ड कुछ हद तक चल सकता है। और क्षेत्रीयता जहां इसकी बात करें, तो बीजेपी ने, अमित शाह ने उस पर भी चोट की कि ये डायनेस्टी की पार्टीज यहाँ पे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या टीआरएस, दोनों डायनेस्टी से चल रही है, एक परिवारवाद है। और तो उससे बीजेपी अपने आप को, बीजेपी ने अपने आप को अलग दिखाया कि हम में वो डायनेस्टी नहीं है। और जहां तक इसका सवाल है कि सबसे ज्यादा सीटें मतलब किसको मिलेंगी, तो अभी टीआरएस तुरंत खत्म तो नहीं होगी, अभी उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये एक शुरुआत है। जैसे धीरे धीरे आप देखिए, अगर आप दूसरे राज्यों में जाइएगा, धीरे धीरे जितने भी क्षेत्रीय दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, या इवन नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, धीरे धीरे जो इस तरह के समीकरण बना के, जो समीकरण बेस्ड पार्टियां थी कि कुछ वोट हमें इनका मिलेगा, कुछ अलग अलग तबके का कुछ वोट लेके हम एक उन्होंने एक समीकरण बना लिया था और जीते थे। सोशल इंजीनियरिंग, हाँ, सोशल इंजीनियरिंग, वो खत्म होता जा रहा है और वो साउथ में भी जा रहा है। लेकिन शक्ति, क्या तेलंगाना को आप भाजपा के लिए साउथ का द्वार समझते हैं? ऐसे कर्नाटका तो ऑलरेडी दरवाजा ऑलरेडी बन गया, क्योंकि इन दोनों में एक देखिए, अगर हम साउथ में, आप डाउन साउथ जाएंगे, जहां पे केरला हो गया या तमिलनाडु हो गया, जहां पे एकदम स्ट्रिक्टली क्षेत्रीय मुद्दे, या आप उसे कहेंगे जहां पे रीजनल भाषा, रीजन, वो सब ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उस स्थिति में क्या भाजपा वहां पे एंट्री ले पाएगी अगर वो इस जीत को? मैं इसको देखता हूं कि इससे बीजेपी को केरला में फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी केरला और हैदराबाद, वो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तमिलनाडु को नहीं। उसका पॉलिटिक्स वहां पे कम्युनलिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म केरला में है। हाँ, क्षेत्रीयता नहीं, मतलब धर्म की राजनीति, हाँ, वहां नहीं है, मैंने कहा तमिलनाडु में नहीं है, जो कि केरला में है और हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में अगर बीजेपी अच्छा करती है, इससे इसको केरला में ओपनिंग मिल सकती है। एक उसके लिए एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है कि हैदराबाद में मुस्लिम ओवैसी की वजह से वो है, और मुस्लिम्स वहां पे ओल्ड सिटी काफी, मतलब वो इम्प्रेग्नेबल, मतलब उसको छेद करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। उसी तरह से केरला में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिलके 45% ऑफ द पॉपुलेशन है और बाकी 55% हिंदूज हैं। तो आप हैदराबाद को केरला से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन, तो बीजेपी को वहां से ओपनिंग वहां मिल सकती है। मैं एक और पॉइंट बोल रहा था कि बीजेपी को मुस्लिम से भी वोट मिलने के आसार हैं, दिख रहे हैं। साइलेंट वोटर्स की बात नरेंद्र मोदी ने भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी की है। नहीं, जो पिछले चुनावों में जिस तरह की जीत भाजपा को मिली है, तो उस
पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, खासकर महिलाओं ने, खासकर जो मतलब साइलेंट वोटर्स, हाँ, जो साइलेंट, जो हाँ। आप उस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और है, तो यहाँ भी हैदराबाद में भी वो साइलेंट वोटर्स मुस्लिम्स के भी बीजेपी को मिल सकते हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि हिंदूज तो कंसोलिडेट हो ही जाएंगे, हो ही रहे हैं लग रहा है। साइलेंट वोटर्स मुस्लिम्स के भी, वो भी बीजेपी को वोट कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा, एक चीज और शक्ति, क्या जैसे मैं भी इस चीज को अगर देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पोलराइजेशन बीजेपी का आधार होता है हिंदू और मुसलमान पे, धर्म के आधार पे वोटिंग का जो अगर पैटर्न होता है तो उसको सूट करता है, तो क्या तमिलनाडु में वो इसको, इस कार्ड को या इस राजनीति की शुरुआत कर पाएगा, इस कॉन्सेप्ट पे वोटिंग की शुरुआत वो कर पाएगा? नहीं, तमिलनाडु में टोटल नहीं, अभी है, अभी एंटी हिंदी है, एंटी हिंदी है, लेकिन क्या धीरे धीरे उस दिशा में भी काम हो पाएगा जो बीजेपी करना चाहती है? नहीं, तमिलनाडु में ये कार्ड वहां नहीं चलेगा, जैसा मैंने बोला, ये केरला में ही चल सकता है। केरला के लिए एक एक्सपेरिमेंटल एक इसमें शक्ति एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से देखिए नॉर्थ में अगर आप इंपॉर्टेंट स्टेट्स यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पे बीजेपी की ऑलरेडी सरकारें हैं, स्टेट में भी उनकी सरकारें हैं, तो जो अगले लोकसभा चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी इनको स्टेट गवर्नमेंट्स की वजह से है, क्या उसको कंपनसेट करेंगी ये सीटें? अगर यहाँ ये 10-15 सीटें लूज करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या राज्य सरकारों से नाराजगी की वजह से, तो क्या वो वहां से कंपनसेट करने के प्लान कर रहा है? नहीं, वो देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत ज्यादा लूज कर रही है, नॉर्दर्न स्टेट्स में भी थोड़ा बहुत ये तो अभी है, अभी तो चुनाव में अच्छा खासा टाइम है। हाँ, ये उनका है कि एक्सपेंशन ऑफ द बीजेपी, मतलब वो उनके लिए मायने नहीं रखता है कि यहाँ थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो उसको कॉम्पेंसेट करेंगे, वो नहीं है। बीजेपी अभी तक साउथ में इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स, तो बीजेपी चाह रही है पैन इंडिया बनने के लिए। जम्मू कश्मीर में इन्होंने राज कर लिया, वहाँ प्रेजेंस हो गया है, पंचायत इलेक्शंस वगैरह में भी, बाकी सारे स्टेट्स में हो गया है। पंजाब छोड़ के, पंजाब में अब उनके लिए मौका है क्योंकि अकाली दल अलग हो गई है, तो अब इंडिपेंडेंटली फाइट करेंगे, तो उनके लिए चांस है। ये दोनों राज्य छोड़ दें, बाकी हरे उधर वेस्ट बंगाल है, तो एक उनके लिए, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट इनका है, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह इनकी सरकारें हैं, ऑल 7 स्टेट्स, तो इनके लिए केवल एक ही स्टेट, वही साउथ जो रीजन है कर्नाटका छोड़ के, वही बच गया है। तो वहां पे बीजेपी कॉम्पनसेट करने के लिए नहीं, अपने एक्सपेंशन के लिए, सो दैट ट्रूली, जैसे कांग्रेस एक जमाने में पैन इंडिया पार्टी कहलाती थी, तो बीजेपी को जो अगर रोक रही है ये कहलाने से कि पैन इंडिया पार्टी बीजेपी भी है, वो साउथ है। अच्छा, पैन इंडिया पार्टी है शक्ति। अब ओवैसी के जो उद्गार हैं या जिस तरह की बातें हैं, वो तो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा को ही फायदा पहुंचाती है, बीजेपी को उससे फायदा है, बीजेपी को उससे फायदा है। हाँ। तो उस तरह से तो देखा जाए कि ये जो बाकी पार्टियां कहती हैं कि वो भाजपा के बी पार्टी हैं, तो ये सही है किसी तरह से? नहीं, देखिए, जानबूझ के तो नहीं है, मतलब अब ऐसा कहें, ये भी कह सकते हैं कि अमित शाह ने अक्यूज किया टीआरएस को कि उनका एक गुप्त समझौता है ओवैसी के साथ। वो क्या करते हैं कि वो लोग कम बंद कमरे में सीट पैक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ इतने सीटों पे हम लड़ेंगे और बाकी तुमको छोड़ रहे हैं। ऑफिशियल फॉर्मल दोनों का अलाइनमेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों का, जो अमित शाह का एलिगेशन है कि दोनों का सीक्रेट पैक्ट है, आप इसको ओपन क्यों नहीं करते कि हाँ हम दोनों में एक पैक्ट है। शक्ति, अब आप भी ये मानते हैं कि इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़े लूजर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीआरएस और ओवैसी को, दोनों को नुकसान, टीआरएस को ज्यादा है, हाँ, और ओवैसी को थोड़ा कम, क्योंकि ओवैसी का कंसोलिडेटेड वोट है, हाँ, टीआरएस का नहीं, टीआरएस का नहीं, उनका कुछ समीकरण था। तो शक्ति, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।